नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पृथा शुक्ला और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम प्रमुख खबरों की ओर। तो शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, जहां कुछ देर में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। लोक भवन में आयोजित होगी ये बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। श्रम कानूनों के सुधार पर मंथन हो सकता है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त नियमावली पर चर्चा होनी है। कामकाजी महिलाओं को लेकर भी बातचीत होगी, तो उनसे जुड़े प्रावधान पर चर्चा संभव है। दुकान, वाणिज्य प्रतिष्ठान नियमावली पर भी मंथन संभव है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जनता की सरोकार से जुड़े, जिस पर चर्चा की जाएगी, बातचीत होगी और फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काफी अहम, बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक। तो कुछ देर में इसकी शुरुआत होनी है। 11 बजे का वक्त तय किया गया जब योगी कैबिनेट की बैठक होगी। योगी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ में सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, महत्वपूर्ण विषय है, क्या कुछ वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा होनी है आज इस बैठक में? देखिए प्रथा, आज काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी, लोक भवन में आयोजित की गई है। कैबिनेट के सारे मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। ये उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा जनता से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सबसे जो बड़ी बात है इस कैबिनेट बैठक में, जो कामकाजी महिलाएं हैं जो रात में भी ड्यूटी करती हैं, उनको लेकर कोई प्रस्ताव आ सकता है कि वो रात में काम नहीं करेंगी, या फिर करेंगी तो उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके से वहां पर इंतजाम होने चाहिए। दूसरा, श्रम कानून सुरक्षा को लेकर इससे जुड़ा ही प्रस्ताव है, उसको लेकर कोई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से कोर्टों में मामले आते रहते हैं जो श्रम सुरक्षा से संबंधित होते हैं, कहीं ना कहीं उस पर सुधार लाने की जरूरत है। और सरकार एक बार प्रयास करेगी कि श्रम कानून की जो संशोधन की इस समय जरूरत है उसमें कुछ न कुछ सुधार किया जाए। तीसरा, वाणिज्य जो स्वास्थ्य साथी जो उसको लेकर कोई प्रस्ताव आ सकता है। तमाम जो प्रस्ताव को इसमें हालांकि रखा गया है, अब देखना ये होगा कि कौन से कितने प्रस्ताव रखे जाएंगे और फिर प्रस्ताव रखने के बाद कैबिनेट की कितने प्रस्ताव पर मोहर लगती है। 11 बजे बैठक होने वाली है। इसके बाद 11 बजे के बाद करीब 12 बजे के आसपास इस कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी, उस पर जानकारी दी जाएगी कि कितने प्रस्ताव रखे गए थे और कैबिनेट की कितने प्रस्ताव पर मुहर लग पाई है। प्रथा, चलिए बिल्कुल आप बने रहिएगा अनूप हमारे साथ में। तो अब से कुछ देर बाद ही योगी कैबिनेट की अहम और महत्वपूर्ण मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी और महिलाओं से जुड़े कई प्रावधान पर चर्चा संभव है। दुकान, वाणिज्य प्रतिष्ठान नियमावली पर भी मंथन यहां पर किया जाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गोरखपुर की खबर, जहां पर गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर को 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात उनकी ओर से दिया जाना है। कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में वे शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। सीएम योगी कुश्ती विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। नगर निगम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक बस, टूरिस्ट बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का भी लोकार्पण उनकी ओर से किया जाना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गोरखपुर के लिए बड़ी सौगातों भरा दिन, क्योंकि आज यहाँ के 3 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिलने जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी सौगातों भरा दिन है गोरखपुर वासियों के लिए, क्या कुछ खास इस 3 दिनों में? बिल्कुल बता दें, आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पे आज गोरखपुर आ रहे हैं। वो दोपहर बाद गोरखपुर में उनका आगमन होगा। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है गोरखनाथ मंदिर में, जिसका आज समापन होना है। और शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समारोह में शामिल होंगे, जिसमें कुश्ती के जो है विजेता हैं, जिसमें गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और गोरखपुर अभिमन्यु के जो विजेता होंगे, जो इनको जो है वो सम्मानित करेंगे और उनको पुरस्कार से भी सम्मानित करेंगे, पुरस्कार भी वितरित करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर में 3 अगस्त को जो है गोरखपुर का कई कार्यक्रम है गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें सबसे अहम जो है कार्यक्रम है वो नगर निगम का है। लगभग 125 करोड़ की सौगात गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। आपको बता दें कि लगभग 400 विकास परियोजनाएं हैं, जिसका शिलान्यास
वह लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जो नगर निगम से संबंधित है, सड़क नाली को लेकर सारी विकास परियोजनाएं हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में जाएंगे, जहां पे 10,000 बेरोजगार युवकों को जो है रोजगार मेले में जो है उनको रोजगार दिया जाएगा, जिसका जो है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और बेरोजगार युवकों से मिलेंगे और उनको एक संबोधन भी करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 अगस्त का जो कार्यक्रम है काफी व्यस्त कार्यक्रम है। सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 तारीख को सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 4 तारीख को ही जो है लखनऊ के लिए रवाना होंगे। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर आज से अगले 3 दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और कई सौगातें यहाँ पर गोरखपुर वासियों को देने जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, चित्रकूट से जुड़ी खबर है, जहां पर मंथन के बाद भाजपा एक्शन मोड में आ चुकी है और ये एक्शन कदम दर कदम नजर आता जा रहा है। भाजपा संगठन की ओर से अगस्त के लिए मंडल प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। सुरेश खन्ना गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जिनके साथ में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, दिनेश खतीक भी रहेंगे। इसी तरह स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी मिली है, जिनके साथ में राज्य मंत्री संदीप सिंह, संजीव गौन इसमें उपस्थित रहेंगे। उनके साथ जितिन प्रसाद को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। जितिन के साथ कपिल देव अग्रवाल और मयंकेश्वर शरण सिंह शामिल होंगे, उनके साथ में मौजूद इस दौरान रहेंगे। चलिए, इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए प्रथा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री एक बार फिर से बदले गए हैं। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। इसके पहले भी एक बार जो प्रभारी मंत्री हों बदले गए थे। इस बार जिम्मेदारी तय की गई है। साथ ही साथ जो प्रभारी क्षेत्र में अगर गोरखपुर की बात करें तो वहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लगाया गया है। गोरखपुर काफी महत्वपूर्ण जिला है और योगी आदित्यनाथ उसी जिले से आते हैं। बनारस की अगर बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह को लगाया गया है। जल शक्ति मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रभावी काफी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कार्यभार संभाल रहे हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। लखनऊ की बात करें, जितिन प्रसाद को जिम्मेदारी एक बार फिर से मिली है कि लखनऊ को किस तरीके से सजना संवारना है, क्या व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ तमाम जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी मिली है और क्षेत्र में जाने को कहा गया है कि क्षेत्र में जाकर के जो जनता से मुलाकात करें, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझें। साथ ही साथ संवाद करने के साथ साथ जो अधिकारी हैं या फिर जो वहां पर संगठन के नेता हैं उनसे भी मुलाकात करें, उनकी भी हकीकत समझें कि जनता को किस तरीके से जो समस्याएं हैं उनका निदान किस तरीके से किया जाए। क्या जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं। अगर नहीं उतर रही हैं तो क्या वजह है कि धरातल पर क्यों नहीं उतर रही हैं। इन सब तमाम चीजों को लेकर सीधे जनता से संवाद करेंगे ताकि जो जनता और जो नेता की दूरी है वो कम हो, जनता अपनी बात नेता तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके। फिर उसकी रिपोर्ट सीएम ऑफिस में उन प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद मंथन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ, उसमें देखेंगे किस जिले में किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, क्या और कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है या फिर जो लापरवाह अधिकारी हैं या फिर जो शिकायतें आ रही हैं वो किस तरीके से हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण जरूर करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रथा, चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अनुभव का। चलिए, बढ़ते हैं आगे। तो लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुटा अपना दल एस पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा इस बैठक में यहां पर उनकी ओर से की जाएगी। संगठन की मजबूती को लेकर भी बैठक में मंथन यहां पर होना है। तो आगामी चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और वहीं लखनऊ अपना दल एस की अगर बात करें तो इनकी ओर से भी आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। चलिए, इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए जया सिंह सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जया, जानना चाहेंगे क्या कुछ वक्त तय किया गया इस बैठक का और क्या कुछ विशेष? देखिए प्रीता, आज राजधानी लखनऊ में गांधी भवन में आज अपना दल एस ने बैठक बुलाया है, जो कि उसका समय है वो दोपहर 3 बजे है। यहाँ पे अनुप्रिया पटेल मौजूद रहेंगी। इस बैठक में खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगा। साथ ही साथ संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा। ये भी बताया जा रहा है
कि अन्य दलों के तमाम कई महत्वपूर्ण नेता हैं उनको भी अपना दल ऐसे में शामिल किया जा सकता है, उनको भी सदस्यता दी जा सकती है। साथ ही साथ जो इससे पीछे जो मासिक बैठक होती है तमाम पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई थी, हर जिलों में उनको जाकर कुर्मी समाज के जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश का एक रणनीति बनाया गया था। उस पर क्या पदाधिकारी उस पर क्या खड़े उतरे हैं कि नहीं, उसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि लगातार हर महीने में ये मासिक बैठक होती है और इस बार भी मासिक बैठक कैसे में ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ निकल के आता है। क्योंकि देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल ऐसे वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर उतरी है। कांग्रेस और बसपा को छोड़कर तीसरी बड़ी ताकत एक उत्तर प्रदेश में बनकर उभरी है और खासतौर पर अनुप्रिया पटेल को भी देखा जाए तो ओबीसी समाज की एक बड़ी नेता के तौर पर उभर रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 2014 का चुनाव हो या 2017, 2019 या 2022, लगातार जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं और कुर्मी समाज का वोट बैंक भी कहीं ना कहीं जो भाजपा को दिलाने में भी ये सफल साबित हो रही है अनुप्रिया पटेल। तो ऐसे में उनका वर्चस्वता बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को भी संगठन को भी मजबूत करने की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लोकसभा का चुनाव में भी अभी महज 2 साल का तो वक्त है, लेकिन फिर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर जो चुनाव है जो 70 से अधिक कुर्मी सीट है उससे कैसे हम लोग प्रभाव अपना छोड़ो और कैसे वहां के जो हमारे समाज के लोग हैं उनको कैसे हम वहां तक अपनी बातें पहुंचाएं, क्योंकि दिल्ली की केंद्रीय मंत्री भी है इसमें लगातार वो ओबीसी समाज की अपनी बातों को उठाती है। क्यों ना नीट के एग्जाम में आपने देखा कि 27% कैसे ओबीसी का आरक्षण उन्होंने दिलवाया और लगातार पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की भी वो मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ओबीसी समाज का लगातार वो मांग उठा रही है और देखा जाता है कि यादव के बाद अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 6% कम कुर्मी समाज की आबादी है, ऐसे में सबसे बड़ी एक आबादी है। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल का लगातार कोशिश है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम सीटें हैं, क्योंकि पिछले बार अगर आप कुछ समय पहले में जाएंगे तो प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी के साथ ही इनका सीमा टूटा था, लेकिन अब लगातार इनका वर्चस्वता बढ़ता जा रहा है, इनका विस्तार होता जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार वर्चस्व इनका बढ़ता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में क्या कुछ रणनीति और कैसे पार्टी उभर कर सामने लोगों के समक्ष में आती। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया जय आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो कानपुर देहात के थाना सिकंदरा क्षेत्र में स्कूल वाहन में हद से ज्यादा भरे बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल वाहन में 22 बच्चों को सामान की तरह जबरन ठूस कर बैठाने का मामला सामने आया है। वीडियो में बच्चे एक के ऊपर एक लदे दिखाई दे रहे हैं। स्कूल वैन बस वाहन है जो स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं। कई बार रास्ते में वाहन बंद भी हो जाता है तो बच्चों को नीचे उतार कर उनसे धक्का भी लगवाया जाता है। इन गाड़ियों का बीमा तक नहीं होता है, मगर फिर भी धड़ल्ले से दौड़ रहे होते हैं। स्कूल संचालक सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को देख सकते हैं कि बड़ा हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। गाजीपुर की खबर है जहां पर पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 2022 का यूपी चुनाव उनके इर्द गिर्द ही रहा। ओपी राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में भी एक नंबर पर उनकी चर्चा होती रही है। उन्होंने दावा किया है कि इसी तरह 2024 के चुनाव को लेकर भी उन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसाया। अखिलेश के बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति झाड़ फूंक की बात करे तो ये उसकी हताशा है। व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और वो अगर झाड़ फूंक पे विश्वास करे तो ये साबित होता है कि हताशा और निराशा दिख रहा है। आज पूरा विपक्ष ओम प्रकाश राजभर को निशाने पे लिया, इस नाते लिया है कि हम अति पिछड़े व अति दलित की बात सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं। हम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आजादी के 75 साल में 52 से वोट दे रहे हैं लोग। ये अति पिछड़ों में पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, खंघार, आर्या, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया जो अति पिछड़ी जातियों में आते हैं, जब सत्ता में आप लोग रहते हो तो इनके विषय में क्यों नहीं सोचते हो? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो YouTube चैनल की गायिका फरमानी नाज विवादों में घिर चुकी हैं और विवाद की वजह है उनका गाया हुआ गाना। कैसे, उसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जनपद के रतनपुरी थाना क्षेत्र स्थित मोहम्मदपुर माफी गांव की रहने वाली फरमानी नाज की शादी 25 मार्च 2017 को मेरठ के छोटा हसनपुर गांव निवासी इमरान से हुई थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद बेटा होने के बाद से ही फरमानी को उसके ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया था।
जिससे परेशान आकर फरमानी अपने बेटे के साथ अपने मायके मोहम्मदपुर माफी आकर रहने लगी थी। फरमानी की मां फातिमा की माने तो गांव के ही एक युवक राहुल उर्फ भूरा के पास बाहर से कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए आते थे। एक दिन उन्होंने फरमानी को गाते सुना, जो उन्हें बहुत पसंद आया। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु शंभु शिव महादेवा। बस फिर क्या था, उन्होंने फरमानी का गाना रिकॉर्ड कर YouTube चैनल पर डाल दिया था, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। फरमानी की शादी को जो तो मुझे पता नहीं, अब के मार्च को 25 मार्च को पूरे 5 साल हो जाए। 2018 में हुई थी। अच्छा, कुछ विवाद भी हो गया था उसके बाद? बस वहाँ ये 1.25 साल रही, ये बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उन्होंने परेशानी करनी शुरू कर दी। के हलक में वो थी, दुख था, इसके जो कुछ खावे था वो नाक में को आ जाता। उन्होंने बहुत परेशान करी, अपने घर से पैसे ले ला, 2.5 लाख रुपए ला, जब इसका इलाज करवाएंगे हम, मतलब जो उनसे हुआ बहुत ज्यादा उन्होंने दिक्कत करी। अब फरमानी अपने बच्चे का पालन पोषण गाने गाकर ही करती है, लेकिन आपको बता दें कि फरमानी उस समय विवादों में फंस गई जब उसने इस बार की कांवड़ यात्रा में शिव शंभू का एक गाना रिकॉर्ड कर YouTube चैनल पर डालकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसे जहां जनता ने जमकर सराहा तो वहीं देवबंदी मौलवियों ने इसका विरोध भी किया है। जी, हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाए कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतजार करते हैं, हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए, कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन, कव्वाली और म्यूजिक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज़ गा लेते हैं। फरमानी कहती हैं कि हम कभी भी ये सोचकर नहीं गाते कि हम किस धर्म से हैं। कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में काम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम सिर्फ कलाकार हैं। कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, न ही मजहब आपस में बैर करना सिखाता है। तो लोगों के जहन में ये जहर कहां से आता है? मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। तो आज दिल्ली दौरे से लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे और आज वे वहां से उनकी वापसी होनी है। शाम 5 बजे सीएम धामी देहरादून पहुंचेंगे। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम 6 बजे से 10 बजे तक शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम धामी और ट्रैवल बुक के कवर पेज के विमोचन कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए नवीन शुक्ला सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले दिनों दौरे पर थे सीएम धामी दिल्ली के, आज देहरादून वापसी उनकी हो रही है, क्या कुछ कार्यक्रम आज? जी प्रथा, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही सीएम आवास में मुख्य सेवा सदन में कई कार्यक्रम रखे गए हैं, इसमें वह शिरकत करेंगे। इसके साथ ही जो 4 धाम पौराणिक यात्रा पर आधारित जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म की प्रस्तुतिकरण और ट्रैवल जो पुस्तक के कवर पेज का वह विमोचन करेंगे। इसके साथ ही पर्वतारोहण अभियान के फ्लैग ऑफ का संबंधित जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। इसके बाद वह शाम से 10 बजे तक वह शासकीय कार्य निपटाएंगे। चलिए बिल्कुल बने रहिएगा नवीन हमारे साथ में। तो यहाँ आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जो कि पिछले 5 दिनों से दिल्ली दौरे पर थे, आज भी देहरादून शाम 5 बजे पहुंच जाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र के दिल्ली दौरे के साथ अटकलों का दौर अब लगातार जारी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, ये कयास लगाए जा रहे। केंद्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, सूत्रों के हवाले खबर मिल रही है। दिल्ली में संगठन के कई पदाधिकारियों से मुलाकात उन्होंने की है। महामंत्री संगठन BL संतोष से भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात यहाँ की है।
नवीन लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, अटकलों का दौर लगातार जारी है, खबर आ रही है कि उन्हें एक नया जिम्मा रावत को दिया जा सकता है। जी प्रीता, निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय दिल्ली दौरे पर हैं। वह लगातार संगठन के कई बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही वह राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात हुई है। लगातार यह चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें केंद्र में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें कहीं केंद्र में कुछ जगह मिल सकती है। इसके साथ ही वो लगातार दिल्ली दौरे पर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उनका लगातार संगठन से जुड़े रहने का कार्य भी लगातार रहा है। वह संगठन से काफी समय से जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाई जा रही है कि उन्हें केंद्र में कोई जगह मिलने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं यह दौरा जो है वो चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है कि उनका दिल्ली दौरा लगातार संगठन से मिलना लगातार उत्तराखंड की राजनीति में एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका नवीन। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।